मैं 1 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विजेता हूँ। एक फ़िल्म आप लोगों ने देखी जिला कन्नौज, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का किरदार अदा किया। आप लोग समझेंगे कि क्या मोदी जी की तरह हम बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको सच बताऊँगा, मैं बनना एक्टर चाह रहा था, मैं एक अभिनेता के तौर पर काम करना चाह रहा था, लेकिन उसके साथ-साथ जनसेवा और राजनीति की जो बुनियाद है वो नेताजी को सुनकर मेरी शुरुआत हुई वहाँ से। 10 वर्ष की अवस्था में ये सब घुमड़ रहा था आपके? अभी एक तुम तक फिल्म रिलीज होने जा रही है, फिर जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्रैश बूम बैंक, उसमें आशुतोष राणा हैं और 12th फेल वाले अनंत जोशी हैं, हर्ष मायर हैं, मुकेश तिवारी हैं। यह बिश्नोई समाज के साथ क्या इससे पहले अन्याय अत्याचार नहीं हुआ? क्या आज भी नहीं हो रहा है? जो हमारे लिए आने वाले समय में इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, दुनिया एक रंगमंच है, यहाँ हर कोई अपना रोल अदा कर रहा है। जिंदगी की इस रंगमंच में एक ऐसे कलाकार से आज आपको इस पॉडकास्ट में रूबरू कराने जा रहे हैं, जो लगातार अपनी कॉलेज लाइफ से लेकर और अब तक कई सारे अलग अलग किरदार में लोगों के सामने अलग अलग मंच साझा कर चुके हैं। नाम है सत्येंद्र यादव, हीरो भैया। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। राज द रियल टॉक शो जो है, इस कार्यक्रम की सबसे पहले जो सफलता है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, इस कैमरे के जो बिहाइंड, कैमरे के सामने तो आप ही हैं, लेकिन इस कैमरे के पीछे जो है ना, जो पूरी टीम है, सबसे पहले मैं उसको धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ इसकी सफलता की। दूसरी बात यह है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा नाम सत्येंद्र यादव, हीरो भैया, आप लोग जैसा जानते हैं। मैं रंगमंच से, दिल्ली से मैं अक्षरा थिएटर से पास आउट हूँ और मैं 1 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विजेता हूँ। संकट मोचन मेरा बहुत अच्छा प्ले चलता था। वर्ल्ड फेमस थिएटर पर्सनालिटी हैं मिसेस जलवादा वैद्या, उनके संरक्षण में जो है हमने रंगमंच की दुनिया का आभास सीखा। मेरा पहला टीवी शो चाचा चौधरी था, जिसमें एपिसोडिक सीरियल था। मैंने लगभग 62-63 एपिसोड किए। फिर शरारत किया और उसके बाद फिर एक फिल्म आई थी इंतकाम, जिसमें हमने एक पत्रकार की भूमिका अदा की। एक फिल्म आप लोगों ने देखी जिला कन्नौज, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का किरदार अदा किया। एक बहुत खूबसूरत गाना जो आप लोगों ने पसंद किया, फांसी का झूला, फिल्म राइफलगंज, जो नक्सलाइट पर बेस्ड थी। आपके अन्य किरदारों पर, लेकिन मैं उससे पहले चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरीके से ये सफ़र की जो शुरुआत थी, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हमें ले चलिए, जिससे कि हमें पता चले कि कोई हीरो भैया आखिर कैसे कहलाता है। मैं लगभग, मेरा जो जर्नी है, बड़ा ताज्जुब होगा, आप लोग समझेंगे कि क्या मोदी जी की तरह हम बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको सच बताऊंगा, मैं 10 साल का था और समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1992 में, और 94 में नेताजी हमारे यहाँ आए थे। हमारे परिवार का बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा है और आज भी है। 94 में जब वो मेरे यहाँ आए थे, भीड़ थी और ज़बरदस्त उनका एक भाषण हुआ था। उस भाषण को मैं 10 वर्ष की आयु में सुना और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित किया। मैं बनना एक्टर चाह रहा था, मैं एक अभिनेता के तौर पर काम करना चाह रहा था, लेकिन उसके साथ साथ जनसेवा और राजनीति की जो बुनियाद है वो नेताजी को सुनकर मेरी शुरुआत हुई वहाँ से। 10 वर्ष की अवस्था में ये सब घुमड़ रहा था आपके अंदर। देखिए, एक बड़ी बात है, 10 वर्ष की अवस्था में लोग अपने खेलकूद की दुनिया से उभर नहीं पाते हैं, और आप एक राजनेता के भाषण से इतना प्रभावित हो रहे थे, और कहीं ना कहीं जो एक्टर बनने की बात है वो आपके दिल में, दिमाग में आ रही है। जी, उसके बाद 1999 में जो है हमने अपने अभिनय के क्षेत्र की शुरुआत की, और अभिनय जगत में हमने दिल्ली से रंगमंच किया और बहुत सारे शोज़ किए लगातार। उसके बाद फिर टीवी सीरियल मिला मुझे, फिर फिल्में मिलने लगी, और फिल्में मिलते मिलते धीरे धीरे मेरा राजनीति, सिनेमा और जनसेवा का ऐसा तालमेल बैठा। एक जन सुनवाई कार्यक्रम हमने शुरू किया
उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम राज्यों में, और बहुत बेहतरीन कार्यक्रम चला और आज भी चल रहा है। उसके साथ साथ हमने समाजवाद को लेकर काम करना शुरू किया, क्योंकि नेताजी से हमेशा हम सब नेताजी को देखकर हम लोग बड़े हुए और समाजवाद के पथ पर हम भी चले। लेकिन समाजवाद की जहाँ तक मुझे आप लग रहा है कि समाजवादी होना एक बात है, लेकिन आज कई सारे सवाल नेताजी के समाजवाद पर भी लोग उठाते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया संस्थापक मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने एक नींव रखी, एक बड़े पैमाने पर समाजवादी होने की ये मतलब प्रमाण दिए कि किस तरीके से समाजवादी हुआ जा सकता है, लेकिन उन पर जातिवादी होने के आरोप लगते रहे। तो सत्येंद्र यादव जी कहीं जाति के आधार पर तो नहीं प्रभावित हो रहे थे, या वास्तविक रूप से जो समाजवाद की बात है, जो परिभाषा है, उससे प्रेरित? समाजवाद जो है, चूंकि चौधरी चरण सिंह जी के समय में मैं था नहीं, लोहिया जी के समय में था नहीं, राजनारायण जी को मैंने देखा नहीं। समाजवाद की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है? वो लेनिनवाद से होती है, रूसी क्रांति से होती है। बराबर का भागीदार, मैं तब भी नहीं था। उस समाजवाद को पिरोते पिरोते मैंने माननीय मुलायम सिंह यादव के रूप में व्यक्तिगत तौर पर देखा, और कैसे गरीब को, कमजोर को, शोषित को, वंचित को न्याय के लिए लड़ा जाता है, और देश में राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक भागीदारी कैसे सड़क से लेकर सत्ता तक जो है निभाई जाती है, उस भूमिका को हमने नेताजी के रूप में देखा। तो धर्म, जाति, वर्ग इससे उठकर जो है पिछड़ों को आगे लाने का काम, शोषितों को न्याय दिलाने का काम, वंचितों को सम्मान दिलाने का काम, और आर्थिक और सामाजिक जो भेदभाव था उसको समाप्त कर अनगिनत लोगों को न्याय दिलाने का काम जो नेताजी ने किया। मैं उस समाजवाद की बात कर रहा हूँ। समाजवादी जो विचारधारा है, हीरो भैया नेताजी से प्रेरित थे, मुलायम सिंह जी से प्रेरित थे। क्या कभी ऐसा मौका आया जब लगा हो कि नेताजी की पार्टी से जुड़ा जाए, या उससे संवैधानिक पदों पर पहुंचने के लिए कहीं चुनाव लड़ा जाए? कभी ऐसा भी मौका आया? नेताजी, मुझे बड़ा खुशी है, मेरे बच्चे भविष्य में ये जानेंगे कि उनके पिता को नेताजी का ऐसे हाथ पकड़कर चलना, और नेताजी इस कंधे पर हाथ रख के और नेताजी के साथ रहना, नेताजी के करीब रहना, उनसे बातें करना, ये मेरा सौभाग्य था। और जो उनके साथ मैंने समय बिताया है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। तन और मन और धन से 20 साल से अधिक हो गया है लगातार काम कर रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी ऐसे संवैधानिक या ऐसे किसी पद पर पहुंचा जाए जहां पर देश की संसद में या राज्य की विधानसभा में एक हिस्सा होने का अवसर मिले। ये क्यों नहीं हुआ ये मुझे खुद नहीं पता है। मेरे बहुत सारे लोग, जैसे आज आपने सवाल किया है, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा लोग जो प्यार करते हैं, वो अच्छा खासा जो है मुझसे इतने बार पूछते हैं कि मैं इसका जवाब देते देते थक जाता हूँ। मुझे खुद नहीं। दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि कई ऐसी चेहरे आपके सामने समय समय पे आते रहे होंगे जिन्होंने एक लंबा समय दिया, एक विचारधारा के साथ जुड़ करके लोगों के बीच काम किया, तो कहीं ना कहीं एक दिल में रहती है ना। तो सत्येंद्र भैया, हीरो भैया के अंदर भी तो ये बात रही होगी कि आज मैं अपनी पब्लिक के लिए, जनता के लिए जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे भी मौका मिलना चाहिए था। पार्टी में जगह मिलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए। मौका जब मिलता और दमखम के साथ आदमी को हिम्मत मिलती है, लड़ने की ताकत मिलती है। और अगर आप छोड़े छोड़े घूम रहे हैं तो फिर उतनी हिम्मत नहीं होती है। हिम्मत तो है, लड़ तो रहे हैं, लेकिन और बल मिल जाता है। ऐसा होना चाहिए और मुझे लगता है कि ये सही समय भी है, अभी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मैं देख रहा था कि जब नेताजी का नाम लिया तो आपके रोंगटे खड़े हो रहे थे, एक फीलिंग नज़र आ रही है। क्या जुड़ाव रहा है आप? ये बहुत भाग्य की बात है,
ये किस्मत की बात है कि इन हाथों में नेताजी का हाथ लगा हो, इस कंधे पर नेताजी का हाथ लगा हो, इस सर पे नेताजी का हाथ रहा हो। नेताजी किसी एक के तो नहीं हैं, नेताजी तो मुझे लगता है हम सब में हैं, और नेताजी को परिभाषित करना मुझे लगता है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये मेरे वश के नहीं है। जैसे हम लोग जो है जब किसी महान व्यक्तित्व का नाम लेते हैं तो हम लोग जो है पहले क्षमा मांग लेते हैं कि कहीं कोई त्रुटिवश भूलवश उनका नाम असम्मानित तरीके से न हमारे मुंह से आ जाए। ऐसे ही नेताजी का नाम लेते ही ना एक अपने आप में हृदय में जो एक अलग तरह का ऐसा फीलिंग हमें लगा यहाँ, देखिए वो फीलिंग आपकी आपके चेहरे पर, आपके हाथों पर। दोस्तों, इनके रोंगटे खड़े थे उस समय जब इन्होंने नाम लिया नेताजी का और कहा कि वो हाथ जब इन हाथों में थे और कंधे पर जब वो हाथ था तो एक बात अलग थी। शायद यही वजह है कि नेताजी को धरती पुत्र कहा जाता है, जो जड़ से व्यक्ति के साथ जुड़ता है। नेताजी का कोई किस्सा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो बड़ा अच्छा रहेगा, जिसको आप स्मरण करते हैं। एक नाम मेरे पिता ने दिया, सत्येंद्र यादव। उसके तुरंत बाद आपने कहा कि आज हमारे साथ है सत्येंद्र यादव, हीरो भैया। सत्येंद्र यादव के समाप्त होने के बाद एक और नाम की शुरुआत होती है, हीरो भैया। ये नाम नेताजी का दिया हुआ है। मैं बचपन में डायलॉग बोलता था, एक्टिंग करता था, तो जब अभिनय करता था तो नेताजी मुझे ऐसे ही जो कहने लगे कि हीरो को बुलाओ। फिर हीरो के बाद धीरे धीरे भैया का दौर आया, माननीय अखिलेश जी का। लोग थोड़ा सम्मान से हीरो जी कहने लगे और धीरे धीरे मैंने देखा कि अलग अलग जनपदों में, अलग अलग जगह पर पहले से लोग भैया तो कहते ही थे, तो माननीय अखिलेश जी से लोग भैया कहते थे और हमसे लोग हीरो भैया कहने लगे। तो भैया और हीरो भैया एक ऐसा बन गया कॉम्बिनेशन जो है, फिर वो हीरो भैया जो है फिर आप लोगों ने टीवी अखबार में शुरू नाम। ये रहस्य मुझे नहीं पता लगता, ये रियलिटी जो हम कोशिश यही करते हैं इस पॉडकास्ट के जरिए कि उस रियलिटी को लाया जाए जो आपके साथ किसी न किसी रूप में जुड़ी है। सत्येंद्र यादव जी के नाम के साथ हीरो भैया जो शब्द जुड़ा, आज ये पता चल रहा है कि कैसे ये नाम आपके साथ जुड़ा और हीरो भैया होना उनके लिए कितनी बड़ी स्मृति है कि इसमें एक ऐसे नायक का नाम है जो पिछड़ों का नेता, समाजवादी नेता और एक ऐसा नायक जिसने एक आम परिवार से जन्म लेकर के इस देश की जो मुख्य धारा की राजनीति है उसमें एक कीर्तिमान स्थापित किया। और उसी फीलिंग के शायद एक यही वजह थी कि हीरो भैया बात बात पर रोंगटे खड़े हो रहे थे और एक फीलिंग ले रहे थे नेताजी के। बिल्कुल, ये तो मतलब मेरे पास कई तस्वीरें ऐसी हैं। एक तस्वीर है, उससे मैं अक्सर देखता हूँ कि नेताजी ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मैं वो जो हाथ पकड़े हुए हैं तस्वीर मेरे पास फ़ोन में सेव है। कभी कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, वो तस्वीर है। एक बार ऐसे ही मैं रिसीव करने गया नेताजी को एयरपोर्ट पे, तो हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं नेताजी और फिर मैं जो साथ में खड़ा हूँ, तो मतलब ऐसी बहुत सारी यादें हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं कोई नेताजी का बहुत घनिष्ठ या बहुत उनका ऐसा नहीं है, लाडला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे ज़्यादा चाहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और देश में। नेताजी हम सब के हैं। मैं बांटना नहीं चाहता हूँ कि नेताजी मेरे बहुत ज़्यादा हैं और मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ। नेताजी की उस आंधी का एक छोटा सा, उस हवा का, उस पेड़ का टूटा हुआ एक पत्ता हूँ। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई अस्तित्व नहीं है। नेताजी बहुत बड़ा नाम है और मुझे लगता है नेताजी एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों को लड़ने का, अपना हक मांगने का, अपना अधिकार छीनने का ताकत और सामर्थ्य देते हैं। और मुझे बहुत स्पिरिट जो मुझे लगता है कि आपने अपने आप को एक बड़प्पन दिखाया कि मैं एक पेड़ का टूटा हुआ पत्ता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्पिरिट जो नेताजी मुलायम सिंह यादव जैसे व्यक्तित्व से मिल सकती है, वो शायद आपके उन समिति के आयोजनों में मिलती है जहां आप जनता के दरबार लगाते हैं, जन समस्याओं को मेला लगाते हैं। तो वो शायद एनर्जी जो है वो आपको कनेक्ट करती है लोगों से, नेताजी से जो कोशिश। नेताजी का एक
एक कोड था, एक लाइन थी कि राजनीति का जो रास्ता है ना, उसका प्रमुख द्वार जो है वो जनसेवा है। राजनीति में जनसेवा सर्वोपरि है। मुझे नहीं पता है कि मैं राजनीति जानता भी हूँ कि नहीं, लेकिन मैं जनसेवा बड़े मन से करता हूँ और सेवा का भाव बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर। मुझे लगता है आप रात में 2 बजे मुझे फ़ोन करिए, हिंदुस्तान का ऐसा कोई थाना नहीं है और ऐसा कोई जनपद नहीं है जहाँ पर हम आपके लिए हाजिर न हो जाएं। जनसेवा का जो रास्ता है एक भवसागर की तरह है, तैर रहे हैं, लगातार संघर्ष जारी है। आपकी समिति है, जो टीम आपने बनाई है, तो अभी आप उत्तर प्रदेश में सीमित हैं या कहीं अन्य राज्यों में भी आपने अपनी रीच को पहुंचाने का प्रयास किया? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, अभी हमारी तेलंगाना में श्री दशरथ लाल यादव प्रभारी बने हैं, वहाँ के तेलंगाना की कमेटी लॉन्च हुई है। हम लगातार बिहार में हम लोग 28 ज़िले में हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग पूरे प्रदेश में हैं। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की शिकायतें हो चुकी हैं जो हम लोगों ने कार्रवाई कराई। कोई बहुत सारी ऐसी पूर्व से तमाम सालों से चली आ रही ऐसी शिकायतें जो हमने समझौते कराए। ज़मीन से विवाद भी आप निपटाते हैं? में हमारे पास दुनिया भर का जो है हज़ारों किलो में कागज़ पड़ा हुआ है, तमाम फाइलें रखी हुई हैं, एविडेंस रखा हुआ है। कोई सड़क है, कोई नाली है, कोई खरंजा है, कोई बिजली है, कोई अस्पताल है, तमाम इस तरह की जो जन सरोकार की बातें हैं, समस्याएं हैं, हम लोग लिखित में जो है इस पॉडकास्ट के जरिए जितने लोग सुन रहे हैं, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं यदि वो किसी परेशानी से, दुविधा से परेशान होंगे तो वो संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो आपकी समिति से वो किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं? आप जन समस्या मेला लिखेंगे, आपको गूगल पे मिल जाएगा, और 94 54 44 88 81 एक हेल्पलाइन नंबर है, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। दूसरा जो है, हीरो भैया नाम से आप मुझे कहीं से भी एक मैसेज छोड़ देंगे तो भी आपको कॉल बैक आएगा और इमीडिएटली जो है त्वरित कार्रवाई होगी। और कोई भी सरकारी लंबी प्रक्रिया के माध्यम से आपको नहीं गुजरना है। आपका जब भी मैसेज आएगा, संबंधित थाना की घटना होगी और इमीडिएटली हमारा या तो कोई अधिकारी बात करेगा या फिर मैं खुद बात करूँगा। तो ये तो बात चल रही थी अभी कि हीरो भैया कैसे राजनीति में आए, कैसे प्रेरित हुए और कैसे आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनसे प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हमने आपके नाम के पीछे जो बात हीरो भैया वाली है, अब हम आपसे बातचीत में आपके जरिए चलते हैं मुंबई, वो मुंबई का सफ़र और किस तरीके से आप आगे चलते चले गए उसकी बात भी बताएं। तो ऐसा हुआ था कि सैफई मेरा ज़्यादा आना जाना था और नेताजी को तो जो है, नेताजी हमारा प्रेरणा है। तो मैं ऐसे ही अखिलेश जी के साथ मेरा ज़्यादा आना जाना था, नेताजी से था ही। तो अचानक भी एक जैसे लगते हैं। वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भाई मैं कहीं एंटी जो दिखती है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, मैच कीजिएगा हीरो भैया का फोटो और अखिलेश जी का फोटो तो आपको लग जाएगा। तो कुदरत ने ढांचा बनाया है, वो तो कुदरत ने ढांचा बनाया है, ईश्वर ने जैसा बनाया है वैसा मैं हूँ। लेकिन जो नेताजी ने जो प्लान माननीय अखिलेश जी के लिए बनाया था, ये 1998-99 की बात है कि नेताजी 2 जगह से चुनाव जीते थे और एक कन्नौज सीट उनको छोड़नी थी। तो कन्नौज वाई इलेक्शन में नेताजी ने जो है अखिलेश जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया, सांसद हुआ था। बहुत सही बात। और उसके बाद मैं साथ ही में रहता था ज़्यादातर, मैं तो पूरे प्रचार में मैं साथ में था लगातार। जीतने के बाद माननीय अखिलेश जी सांसद बने पहली बार, और तो नेताजी ने हमसे पूछा कि अब तुम क्या करोगे। हमने कहा हम तो हमें खुद नहीं पता है हम क्या करेंगे, बस करना क्या चाहते हो। हमने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं साथ में दिल्ली चला गया। वहाँ से हमने अक्षरा थिएटर से हमने उसका अभिनय की प्रशिक्षण लिया और वहाँ से हमने रंगमंच की शुरुआत की। फिर उसके बाद लगातार बहुत बेहतरीन शोज़ किए हमने दिल्ली में,
और फिर बाहर आगे बढ़ते चले गए, फिर वहाँ से बॉम्बे। टिकट सर कब लिया, कैसे पहुंचे मुंबई? बॉम्बे मेरा ये 2003 और 4 की बात है। एक फिल्म में छोटा सा रोल था, इंतकाम, पत्रकार की भूमिका थी। हाँ, तो वो ईशा कोप्पिकर और मनोज वाजपेयी। तो मतलब कैसे भी एंट्री करनी थी, और कोई रोल कोई छोटा नहीं होता है। बस वो मौका मिला मुझे और हमने किया। फिर उसके बाद हमने टीवी शो शुरू कर दिया। फिर वहाँ से लगातार फिर किला कन्नौज मुख्यमंत्री का किरदार किया, राइफलगंज में फांसी का झूला हमारा। मुख्यमंत्री का भी किरदार आप कर चुके हैं, क्योंकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबी थे, तो आपको अनुरोध था कैसे निभाना। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री का रोल जो है बहुत बेहतरीन, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। आपका रियल और रील दोनों लगभग सेम चल रहा था, लगभग आसपास रहता है, और मतलब जो है पर्दे पर मुख्यमंत्री जो है अपने आप को महसूस कर रहा था। ये चलते चलते फिर जब कहानी आगे बढ़ती है तो हीरो भैया एक्टर बन गए। एक्टर बनने के बाद हम देख रहे हैं कि आप एक डायरेक्टर बन गए। तो अब तक क्या कुछ कार्यक्रम बनाए हैं, क्या फिल्में हुई हैं, उनके बारे में? देखिए, वैसे तो बहुत सारी उपाधियां हैं, क्योंकि मैं एक दार्शनिक काइंड ऑफ व्यक्ति भी हूँ मैं, और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मैं बहुत सारा मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ लोगों को। मैं लिखता भी हूँ, तो मैं लेखक भी हूँ, और मैं बाकायदा मैं रजिस्टर्ड राइटर हूँ और अभिनेता में हूँ। उसके साथ साथ मैं निर्माता भी हूँ, क्योंकि अभी मैं जो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं इस फिल्म में मैं पार्टनर भी हूँ, एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ, तो एक निर्माता भी हूँ। उसके साथ साथ जो है कभी अभी एक दो कहानियों पे काम चल रहा है, तो हो सकता है कि मैं डायरेक्ट भी करूँ। हालांकि अभी ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो मेरे सीरियल्स की बात करें, उनमें अभी तक कहाँ तक चल रहा है? बिल्कुल, मेरी ये एक्शन कॉमेडी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है ये। इसके अभिषेक राज डायरेक्टर हैं, और कमाल की पिक्चर है। आपको मार्च में आपको पूरे देश भर के सिनेमा हॉल में प्रदर्शित की जाएगी। इसके सर बजट की हम बात करें तो लगभग कितना बजट की एक मूवी है, और कब तक ये मतलब अच्छा भारी भरकम बजट है इसका, और मार्च और अप्रैल के बीच में जो है ये फिल्म ऑल इंडिया रिलीज होगी, बड़े प्लेटफॉर्म पर। मतलब थिएटरिकल रिलीज है, पहले पूरे देश के सिनेमा हॉल में रिलीज होगी, उसके बाद ऐसी मूवी भी रही है आपकी कि वो तैयार हुई लेकिन रिलीज नहीं हुई? ऐसी कई फिल्में हैं। ये हिंदुस्तान के सिनेमा का ये एक ऐसा है कि जो एक्टर 4 फिल्में जिसकी आ रही हैं, समझ लो उसकी 14 आ चुकी हैं। क्योंकि ये रियलिटी में हम वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि एक एक्टर किन किन चीज़ों से गुजरता है। पर्दे पर जो दिखा उससे कहीं ज़्यादा पहले मेहनत हो चुकी है, उसी पे हीरो भैया को मिलते। क्या होता है कि एक पिक्चर जो है कई बार पूरी फिल्म बन जाती है, और वो जब रिलीज नहीं होती है ना, तो फिर वापस आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। फिर जो पिक्चर आपने की, फिर पता चला कि वो डब्बे में बंद है, नहीं रिलीज हुई। फिर अब जो रिलीज हुई फिल्म मैंने सोचा नहीं था। जब तक मेरा इंतकाम पिक्चर आया, उसके बाद मैं 3 फिल्में एज अ हीरो कर चुका था, और वो नहीं आई। एक पिक्चर है, गुजराती सुपरस्टार है जीत उपेंद्र, वो हीरो था, और एक मैं हीरो था। मुंबई मत जाना, बहुत सी पिक्चर थी। मुंबई मत जाना, हम मुंबई जाने का सफर पूछ रहे हैं आपसे, और आपने फिल्म ही की है मुंबई मत जाना। ये थी कि वहाँ जैसे लोग मुंबई जाते हैं, मुंबई जाना और जाने के बाद कामयाब होते हुए लोगों को तो हम सब दिखाते हैं। तो कामयाब होने वाले लोगों का जो अनुपात है, जो प्रतिशतता है, वो बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन नाकामयाब होने वाले की जो अनुपात है वो 98% है। नहीं हो पाती है कि आखिर क्या वजह रही है? लोगों के ऊपर तो फिल्म बनती है, 98% लोगों के ऊपर फिल्म बनती है। उस पर वो फिल्म थी मुंबई मत जाना, मतलब उसमें उसी पर बेस्ड फिल्म थी। मैंने उसमें एक स्ट्रगलिंग एक्टर का कैरेक्टर किया था, और मैं 2 हीरो थे, एक मैं था और एक जीत उपेंद्र था, और उसके डायरेक्टर विजय पाल, जिनकी अभी फिल्म एक आई थी लखनऊ जंक्शन, वो उसके डायरेक्टर थे। वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, बहुत मानते हैं मुझे। तो ऐसे
ऐसे एक और फिल्म है नदिया के पार रिटर्न्स, मैं उसमें हीरो था। पूरी फिल्म शूट हो गई यूपी में और वो अभी तक रिलीज नहीं हो रही है, वो अभी तक रिलीज नहीं हो रही है। ये क्या रहती है सर, इतनी सारे बजट होता है खर्च एक फिल्म के बनाने में? ये होती है, सबसे पहली वजह तो ये होती है कि सिनेमा में जो भी लोग होते हैं ना, क्रिएटिव आदमी जो होता है उनका थोड़ा सा इगोइस्टिक हो जाते हैं, तो ज़्यादातर आपसी जो है अनबन की वजह से होता है। फिर दूसरा ये होता है कि फिल्मों के बजट जो है ना, वो बीच में बिचौलिए आ जाते हैं तो बजट हाई कर देते हैं। जो फिल्म को 5 करोड़ में बनना है, अब वो बनते बनते ना जो प्रोडक्शन वैल्यू, प्रोडक्शन में जो लोग होते हैं ना, वो अपना पैसा निकालने के चक्कर में 5 को 7 करते हैं, 7 को 10 कर देते हैं। तो हर चीज़ का एक कॉस्ट होना चाहिए, उसका एक दायरा होना चाहिए। उसका 10% तक तो ठीक रहता है, बढ़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा। सर बात करें बॉलीवुड की तो एक बड़ा चर्चित नाम है इस समय सलमान खान, और लगातार सुर्खियों में इसलिए भी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है और एक बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इसमें चर्चा में है। और कहा यह जा रहा है कि सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। सलमान खान को धमकी की वजह जो आती है उसमें ये कहा जाता है कि सलमान खान का एक छत्र राज चलता है, कौन सी फिल्म बनेगी, कौन सी रिलीज होगी। क्या इस तरह का सलमान खान का किरदार रहा है या आज के दौर में कोई ये सिनेरियो बनाया? बिश्नोई समाज में क्या पूरे भारत के बिश्नोई समाज के लोग जो हैं, क्या सब सफल हैं, सब रईस हैं, अमीर हैं, कोई गरीब नहीं, बेरोजगार नहीं, कमजोर नहीं? या बिश्नोई समाज के साथ क्या इससे पहले अन्याय अत्याचार नहीं हुआ? क्या आज भी नहीं हो रहा है? क्या बिश्नोई समाज का हर परिवार समृद्ध और खुशहाल है? मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। किसने रोका है? आप सलमान खान बन जाइए। भगत सिंह का जी हिंसा जो है ना, ये तो भगत सिंह जी का नाम लेकर, और आप अगर हिंसक हैं और हत्या कर रहे हैं, भगत सिंह का नाम और भगत सिंह जी की विचारधारा, शहीद भगत सिंह का एक कौच था। अंग्रेजों से इस देश का, आप अंग्रेजों ने जिस तरह से जो गुलामी की जंजीरों में बांधा हुआ था, उस आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और आप अपने ही घर में अपने ही भाइयों को, अपने ही लोगों की हत्या और हिंसा का आप रास्ता अपना रहे हैं, कितनी गलत है ना। ये जो बात है कि सलमान खान का एक अधिकार चलता था, हिंदू एक्टर्स को उसने उठने नहीं दिया, तो ये सब मिथ्या है? देखिए, ये बताइए, अक्षय कुमार कैसे अक्षय कुमार बन गए? क्या अमिताभ बच्चन ने फिल्में करना छोड़ दिया? 50 ऐसे नाम हैं जो बेहतरीन अभिनेता रहे। क्या सलमान खान के कहने से या करने से, ये देखिए, ये राजनीतिक बात है। और सत्ता के लिए आप जो है देश में हिंदू और मुसलमान या जो भी है वर्गों में, जाति में, धर्म में बांटा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इंडस्ट्री में ये जरूर है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और इंडस्ट्री में ही क्यों, कहाँ नहीं मिलना चाहिए? राजनीति में मिलना चाहिए, सबसे पहले तो राजनीति में मिलना चाहिए। बात शुरुआत में हमारी हो रही थी कि राजनीति में भूमिकाएं अदा करते करते भी कहीं ना कहीं अभी मौका बाकी है, और इसी तरह से शायद फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के इन्फ्लुएंस में नहीं, बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। ये एक अवसर की बात है और अवसर मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि, लेकिन इसका विरोध हिंसा का रास्ता नहीं होना चाहिए। अगर आप ये बात कहना भी चाहते हैं, मैं भी तो अपनी बात कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि मुझे मौका मिलना चाहिए, मुझे मौका नहीं मिल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम, जो लड़का 2014 से जेल में है, उसे लगातार सुर्खियों में लाना, ये आप क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं आप भी लगातार सामाजिक गतिविधियों में, अलग अलग मंचों में अलग अलग तरीके से रहते हैं, तो ये कोई एक प्लान्ड तरीका है जो मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ट्रेंड करता है ये नाम लॉरेंस बिश्नोई? देखिए, हिंसा को सोचना, उस हिंसा को अंजाम देना और उस हिंसक घटना का जो अंजाम दी जा चुकी है उसका प्रचार प्रसार करना,
टुकड़ों में लोगों तक पहुंचाना, ये तीनों ही दोषी हैं। अपराध की श्रेणी में आप मानते हैं कि ये समाज में कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति है? शुद्ध अपराध है, ये नहीं होना चाहिए। आप बताइए, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कोर्ट है ना, कानून है ना, इसके लिए और बहुत सारे। आप ऐसे किसी को हत्या नहीं कर सकते। अपनी बात रखिए, आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखिए, किसी की आप हत्या थोड़ी कर सकते हैं। ये बात हो रही थी हमारी बॉलीवुड में आज की जो दौर है उसमें किस तरीके से प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है। एक नाम के साथ जोड़ करके आपने जो बताया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने की बात करी। नहीं, बिल्कुल। और मैं इसमें इतना कहूंगा कि देखिए, कुछ भी हो, हिंसा जो है, हिंसा हिंसा ही होती है, और वो हिंसा को ही जन्म दे सकती है। हिंसा शांति को जन्म नहीं दे सकती। करता नहीं हूँ, स्वीकार्यता नहीं, उसका प्रचार। देखिए क्या होता है, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा भारतीय संविधान के सीआरपीसी और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आप देखेंगे तो किसी भी हिंसा या घटना को उसकी रणनीति बनाना, फिर उसको अंजाम देना, फिर उसमें सहयोग करना, और या उसका समाज में उसको किसी भी तरीके से प्रचारित करके और उसको एक धमकी के रूप में पहुंचाना, ये सब दोषी होते हैं। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। अब तो बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता हो गया है, लेकिन इससे पहले सीआरपीसी और आईपीसी की जो धाराएं थी उनको बदल दिया गया है। हालांकि चीज़ें वही हैं, पर धाराएं इधर से उधर हो गई और कुछ चीज़ें को चेंज उसमें किया गया है। तो लवाब यही है कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना नहीं चाहिए और इन पे विराम लगना चाहिए, जिस तरीके से लगातार ये बढ़ावा मिल रहा है। ये रास्ता जो है हिंसा का रास्ता है, इससे देश में एक अराजकता का माहौल बन रहा है। देश में एक जो यंगस्टर्स हैं, वो यंगस्टर्स जो है सामाजिक राजनीतिक भागीदारी के बजाय वो हथियारिक वेपन की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। वो अंडरवर्ल्ड का या एक्सटॉर्शन का या शोषण का या हत्या का या इस तरह से संबंधित ऐसे क्षेत्रों की तरफ, ऐसे फील्ड की तरफ वो प्रभावित हो रहे हैं। सचिन जी, लगातार आपने हमसे बहुत सारी बातें साझा की, अपने कैरियर शुरू करने से लेकर और राजनीतिक गलियारों में आप कहाँ तक कैसे पहुँचे, और उन किरदारों को एक एक्टर के तौर पर भी जो आपने निभाया, और आज के जो दौर में बॉलीवुड के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां खड़ी की जा रही हैं, उन पर भी आपने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और इस पॉडकास्ट में हम इसी तरह के किरदारों को शामिल करते हैं जो अपनी रियलिटी पर हमसे बात करते हैं, और शायद यही वजह है कि हमने द रियल टॉक को इसका नाम दिया है। आपसे चाहेंगे कि सर क्या कुछ कहेंगे इस शो के लिए, क्योंकि हम लगातार रियलिटी को लाने का प्रयास करते हैं। बहुत सबसे पहले तो आपका बहुत ही सरल और सौम्य व्यवहार है, और बहुत ही आपकी व्यवहारिकता जो है बहुत सकारात्मक है, और आप हमेशा जो है लंबे समय से हमारा आपका संबंध है। ये जो चैनल है इसको जो लोकप्रियता मिली है और आगे मिलने वाली है, मैं इसकी आपका ये जो पहल है, मुझे लगता है मेरा भी इतना विस्तार से जो कोई इंटरव्यू है, मुझे लगता है मुझे खुद अपना इंटरव्यू अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा, इतनी सारी अच्छी बातें हुई जो बहुत सारी बातें नहीं हो पाती हैं। तो ये एक इससे ये भी एक समाज का हिस्सा है। इससे अच्छा मैसेज जाता है जब लोगों की बात, तो आप किसी जो अच्छी विचारधाराएं हैं आप उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और ये लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में, ऊर्जा के रूप में और एक रास्ते के रूप में, जैसे हमने अपना रास्ता कैसे अपनाया, हमारी सोच क्या है, हम क्या चाहते हैं, तो ये लोगों का कहीं न कहीं समाज में जो है अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अच्छी भूमिका में अपना योगदान रहा है। तो ये थे सत्येंद्र यादव जी, हीरो भैया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपना सफ़र तय किया और रियलिटी की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस पॉडकास्ट के लगातार इसी तरह के किरदार हिस्सा रहेंगे। इंसानियत के पुजारी और कर्म के योद्धा इस पॉडकास्ट का
हिस्सा हैं। आगे भी लगातार इसी तरह की पर्सनैलिटी मिलेगी, फिर होगी मुलाकात।